दोस्तों फाइनली मैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मोस्ट डिमांडेड, हाईली डिमांडेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो है कंप्लीट सोशल साइंस इन वन शॉट, जिसमें मैं क्या कराऊंगा 40 वेरी इंपॉर्टेंट या फिर श्योर शॉर्ट टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो आपको 30 नवंबर के आपके टर्म 1 के सोशल साइंस के पेपर में देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है ये सीबीएसई के लास्ट 10 इयर्स के ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए, आपके एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखते हुए और वेरियस आपके बुक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रिपेयर किया है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो बनाने में हमें पूरा का पूरा 2 दिन का टाइम लगा है। मैं 2 दिन से ये वीडियो पे फोकस कर रहा था ताकि जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट आप तक मैं डिलीवर्ड कर सकूं, क्योंकि देखिए आप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देना कोई बड़ा बात नहीं है, बट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन देना जो आपके 30 नवंबर के पेपर में आने वाले हैं, जो सीबीएसई के लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड से उसको ध्यान में रखते हुए 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को चैप्टर वाइज प्रिपेयर करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बट हम आपके लिए ये टास्क को कंप्लीट किए, क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस है कि आप सभी बच्चों का 30 नवंबर के पेपर में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स हर हाल में आ सके। सो दोस्तों सुपर डुपर इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो में मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा और सभी क्वेश्चन का विद कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, और जो जो रिमेंबरिंग टाइप क्वेश्चन होगा भाई वो डेफिनेटली उसको आपको लर्न करना ही करना होगा। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही वीडियो में स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे डेज ऑफ एफर्ट्स के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दबाकर, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए सोशल साइंस के ऊपर तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैं इस वीडियो का एम लाइक करता हूं 1K लाइक, क्योंकि हमने 2 डेज का एफर्ट डाला है। आई होप आप सभी प्यारे बच्चे 1000 लाइक पहुंचा देंगे। क्या पहुंचा दीजिएगा ना, मेरी लास्ट तो रखिएगा। यस सर जी बिल्कुल, आपने इतना मेहनत जो किया है, तो चलिए जो मेहनत किया है नहीं किया वो आपको अब पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, लाइव चैट या फिर कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है कि मेरे साथ साथ आपको खुद से गैस करना है आपको क्या पता है। सबसे पहले आपको गैस करना है कि ये वाले क्वेश्चन का कौन सा आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर ABCD में से होना चाहिए। उसके बाद मैं इस कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते इकोनॉमिक्स से, क्योंकि बच्चों का फेवरेट ये वाला सब्जेक्ट भी होता है इकोनॉमिक्स। एसएसटी में आपको पता होगा इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ये 4 होता है। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट है उससे शुरुआत कर रहे हैं। मैंने बताया मैं टोटल 40 क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि आपका पेपर 40 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इफ इंडस्ट्रीज वांट मोर डैम्स देन व्हाई डू लोकल पीपल रेजिस्ट इट। जैसा कि आपने पढ़ा होगा बुक का ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि यहां पर देखिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डैम बनाया जाए। क्यों? क्योंकि डैम में पानी स्टोर होता है। तो बट जो लोकल पीपल है जहां पर डैम बनाने का मतलब सोचा जाता है, वहां के जो लोकल पीपल है वो क्यों अपोज करते हैं, कि वो क्यों बोलते हैं कि डैम नहीं बनाना चाहिए। सो प्यारे बच्चों रीजन क्या, ऑप्शन देखिए, दे विल बी डिस्प्लेस, देयर लैंड विल बी सबमर्ज, देयर विल बी नो सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, ऑल ऑफ अबव। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि देखिए अगर डैम बनता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तो जो डैम बनेगा उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि लैंड चाहिए, यानी कि जमीन चाहिए, और जमीन थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा बहुत ज्यादा जमीन चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है। तो यस अगर डैम बनेगा तो जो फार्मर जो लोकल पीपल है उसके जो वो लैंड का जो वो यूज करते थे वो अब यूज नहीं कर पाएंगे। तो यस ऑप्शन बी सही होगा। दे विल बी डिस्प्लेस, यस ये भी सही होगा। ऑप्शन सी, देयर विल बी नो सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देम, यस डैम बन जाएगा तो लैंड ही नहीं रहेगा उसके पास, तो फिर सोर्स ऑफ इनकम भी कम हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी बात क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स और एस्पिरेशन, आइडेंटिफाई विच डेवलपमेंट गोल या फिर एस्पिरेशन द फॉलोइंग पीपल बिलोंग्स टू, और ये
दिल्ली में 2020 के पेपर में सीबीएसई में पूछा गया है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर कैटेगरी है और एक कॉलम बना हुआ है डेवलपमेंट गोल का, यानी कि यहाँ पर पीपल है और उस पीपल का डेवलपमेंट गोल कौन सा सही है वो आपको मैच करना है। नीचे देख सकते हैं ऑप्शन गिवन है। तो देखिए जो लैंडलेस रूरल लेबर, यानी क्या होगा, लैंडलेस यानी कि लैंड नहीं है, रूरल यानी कि गांव वाले लोग, लेबर, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, जिसके पास लैंड नहीं है उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। ऑप्शन पढ़िए क्या बोल रहा है सेकंड वाले कॉलम में, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। जी हाँ, ये सही है। कैसे सही है, क्योंकि देखिए किसी के पास अगर लैंड नहीं है और अगर वो लेबर है तो वो क्या चाहेगा कि उसको डेली काम मिले, वो क्या चाहेगा कि उसको डेली जो वेजेस मिलता है वो अच्छा वेजेस मिले। तो यानी कि ए का 1 हो जाएगा। जी हाँ सही है। तो ए का 1 देखिए आपको ऑप्शन नंबर बस एक ही में दिख रहा है, बाकी बी सी और डी में नहीं है। तो क्या हो गया, आपको बाकी बी सी डी मिलाना ही नहीं है, आपको एक सही करेक्ट ऑप्शन पता चल गया। तो देखिए ये भी आपका क्या होता है, एक टेक्निक होता है अपने क्वेश्चन को टैकल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट द पर कैपिटा इनकम। जल्दी बता दीजिए आपके हिसाब से कौन सा सही होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमें दो कंट्री को कंपेयर करना, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को हमें कंपेयर करना है कि आउट ऑफ दिस टू कंट्री कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये दोनों को कंपेयर करने के लिए, दो कंट्री को कंपेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड फैक्टर बनाया गया है वो है पर कैपिटा इनकम, जिसको हम लोग एवरेज इनकम भी बोलते हैं। जी हाँ, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो दो कंट्री को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम का यूज होता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। जी हाँ, ये फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट द पर कैपिटा इनकम। तो सबसे पहले इट इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जी हाँ सही है ना, मैंने यही बताया, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। सेकंड ऑप्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। जी हाँ, पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम क्या है, एवरेज इनकम है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। जी हाँ, ये हमारा करेक्ट होगा। Next, fourth question of this chapter, a good way to measure the quality of life in countries across the world is by comparing their, यानी क्या बोल रहा है देखिए, अगर दो कंट्री के क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंपेयर करना है कि वहाँ के पीपल क्या अच्छे से लाइफ स्पेंड कर पाते या फिर नहीं कर पाते हैं, ऑन एन एवरेज देखा जाता है। ये नहीं कि भाई अब इंडिया में आप अंबानी से कंपेयर कर रहे हैं कोई अदर कंट्री के कोई पीपल के साथ, ऐसे नहीं होगा, एवरेज देखा जाता है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि कौन सा मेजर है जो गुड मेजर है, जो दो कंट्री के बीच में क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर कर सके। ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट की बात करता तो भाई पर कैपिटा इनकम होता, सिर्फ पर कैपिटा इनकम होता, बट यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्रोस नेशनल इनकम या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अलर्ट रहेगा, पर कैपिटा इनकम ओनली नहीं होगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये सही है, HDI। इसका रोल क्या होता है बताइए, कि दो मतलब कंट्री का मतलब कि ये देखना, कंपेयर कराने के लिए ये देखा जाता है कि एजुकेशन कैसा उस कंट्री का, पर कैपिटा इनकम कैसा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी देखा जा सकता है, बट ये ऑन एन लार्जर नोट ये देखा नहीं जाता है, लिटरेसी रेट देखा जाता है। तो ये सभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड वाटर इज अ डैश। तो ग्राउंड वाटर यानी क्या हो गया, धरती माँ में जो पानी रहता है तो वो क्या है, वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज है या नॉन रेन्यूएबल। तो प्यारे बच्चों, रेन्यूएबल मतलब क्या होता है कि विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो यस, वाटर इंडिया में कमी नहीं है, वर्ल्ड में वाटर का कोई कमी नहीं है, इसलिए जो ग्राउंड वाटर है ये आपका रेन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आता है। एयर यानी कि हवा भी रेन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आता है। कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते, ये डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो सकता है। तो ये क्या है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। सो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से मैंने 5 ऐसे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है जो आपको आपके टर्म 1 के पेपर में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कुछ लैंग्वेज जो आपका जो मैंने लैंग्वेज दिया है, हो सकता है कि इस लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपका यहीं से मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा।
तो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो हमारा इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है। बट इससे पहले अगर मजा आ रहा है तो दबा के लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं 3 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3। आई होप आपने कर दिया होगा। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। क्या इसके बारे में आपको पता है या फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं? जल्दी बोलिए सर जी। नहीं सर जी, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, बच्चे बदमाश है, आपको ये पता होना चाहिए था। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है बताइए। प्राइमरी सेक्टर जैसे मैंने बोला, सीधा आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए नेचुरल प्रोडक्ट। जी हाँ, प्राइमरी सेक्टर जैसे मैंने बोला, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, एनपी। सर मतलब नो प्रॉब्लम, नहीं वो व्हाट्सएप वाला आप लोग नहीं समझिएगा। एनपी यानी क्या हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट। ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। मतलब क्या हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट। जैसे कि आपका मिल्क हो गया, हमें जो काऊ से मिल्क मिलता है वो नेचुरल है ना। हम लोगों ने काऊ को डिजाइन थोड़ी किया, क्या मतलब ह्यूमन ने गाय को बनाया, नहीं बनाया, तो ये नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। जैसे कि हम लोग शुगर केन का अगर खेती करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ खेती करते हैं, बट जो शुगर केन है वो तो भाई अपने आप उग जाता है ना, वो मतलब कोई मशीन का यूज तो हो नहीं रहा है, वो अपने आप उग रहा है, वो नेचुरल है। तो ये सब कहाँ गया, शुगर केन मतलब गन्ना, ये तो आपको पता होगा। ये यस सर जी, इतना तो हमें पता ही है। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया बताइए, प्राइमरी सेक्टर यानी कि क्या हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट। जी हाँ। अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया कि प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या फिर कुछ अदर मींस का हेल्प लेके प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स होता है, प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट्स होता है, उससे हम लोगों ने कुछ क्या बना लिया, कुछ नया आइटम बना लिया, तो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन हमने यहाँ पर उगाया, बट हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स हम लोग शुगर केन, जो गन्ना आप लोग बोलते हैं, शुगर केन को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, शुगर केन में, शुगर केन को किस में कन्वर्ट करते हैं, शुगर में। यानी कि केतारी गन्ना को हम लोग कन्वर्ट किस में करते हैं, चीनी में करते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, जो शुगर है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ गया। बट जो आपका शुगर केन है वो किसके अंदर आता है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। क्या बात क्लियर है ना प्यारे बच्चों, समझ में तो आ रहा है। और सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। प्लीज ये बात को ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब देखिए टर्शियरी सेक्टर में बताता हूं। जैसे कि देखिए यहां पर टर्शियरी सेक्टर मतलब क्या हो गया, कोई सर्विस, ठीक है ना। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, अरे भाई हमने शुगर बना लिया, बट शुगर को हमें शॉप में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। और कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना। जैसे कि भाई कोई अगर ऐसा किसान है जो आपका शुगर केन प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर कम्युनिकेशन यानी कि फोन से बात किया जाएगा ना कि भाई हमें मेरा कंपनी है, मेरा इंडस्ट्री है, हमें क्या चाहिए, हमें 1000 शुगर केन चाहिए भाई। तो ये भी क्या आता है, ये सर्विस के अंदर आता है, जो कि टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। और ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा आने वाले टाइम में ग्रो करने वाला जो सेक्टर होगा वो टर्शियरी सेक्टर ही होगा। जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं, कहां से आता है, बाइक से आता है या फिर 4 व्हीलर से आता है। आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे आप लोग वहां से डिलीवर्ड कुछ ऑर्डर करते हैं, तो कैसे आता है, ट्रांसपोर्ट से आता है। तो ये सभी कहां आता है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। क्या बात क्लियर है, ये सर जी। और टर्शियरी सेक्टर क्या करता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। कैसे सर जी, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में शुगर केन होगा, तो वहां से क्या होता है, शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भाई टर्शियरी सेक्टर चाहिए ना। आपने शुगर केन से शुगर बना लिया, शुगर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, तो वापस से शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू द लोकल शॉप्स, तो उसमें भी किसका हेल्प है, टर्शियरी सेक्टर का, यानी कि ट्रांसपोर्ट का हेल्प है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा। तो इतना क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, ये सर जी काफ़ी है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है वो ध्यान रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर का एक और चीज़ है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। कैसे, क्योंकि देखिए प्राइमरी सेक्टर आपका डायरेक्ट नेचुरल प्रोडक्ट से आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि
फिशिंग कोई कर रहा है तो ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। सेकेंडरी और टर्सरी में क्या हो जाता है कि एक टर्म्स एंड कंडीशन लग जाता है कि भाई अगर आपके पास ये डिग्री है तो ही आप हमारी कंपनी में आ सकते हैं। बट प्राइमरी सेक्टर में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। किसी को फिशिंग करना भाई कर लो, किसने मना किया? उसमें क्या कोई आपको वो डिग्री चाहिए नहीं चाहिए? तो ये ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। क्या बात क्लियर है? यस सर जी। और ध्यान रखिएगा कि टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। अरे सर जी आपने तो ये वाला चैप्टर पूरा समझा दिया। हाँ जी बिल्कुल, जो समझाने के लायक होगा मैं डेफिनेटली समझा दूंगा। तो आप ध्यान रखिए, अब हम लोग क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं कि विच सेक्टर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। मैंने बताया टर्शियरी जो सेक्टर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्विस सेक्टर भी इसको बोला जाता है। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है डेवलपमेंट में। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सेकंड वाला क्वेश्चन है और टेबल वाला क्वेश्चन है। मैंने सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर किया है। टेबल वाला क्वेश्चन, मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन जो है इस बार कम से कम आपको 5 क्वेश्चन तो जरूर दिखेगा मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ एमसीक्यू फॉर्मेट। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हमने 5-6 कवर किया है इस वाले वीडियो में। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें यह बोला जा रहा है कि टेबल को पढ़िए और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द ऑक्यूपेशन दैट कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। ठीक है ना, यानी कि आपको यहां पर ऑप्शन दिया गया है, ये बहुत सारा ऑक्यूपेशन दिया गया है जैसे कि टेलर हो गया, आपका फिशिंग हो गया, मिल्क वेंडर हो गया, तो ये गार्डनर हो गया, ये सब क्या है आपका यहां पर दिया हुआ है। आपको क्या बोला, इसमें से प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन आते हैं? तो भाई सबसे पहला ऑप्शन टेलर, क्या टेलर प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है? मुझे तो नहीं लगता। क्या ऑप्शन नंबर बी देखिए, फ्लावर कल्टीवेटर, जी हाँ फ्लावर को कट करना, तो ये प्राइमरी के अंदर आता। कैसे? क्योंकि देखिए फ्लावर क्या एक नेचुरल प्रोडक्ट है ना, और यहाँ पर कोई इंडस्ट्री ये सब का यूज हो नहीं रहा, वैसे ऐसा मशीन का यूज हो नहीं रहा है, नॉर्मल ह्यूमन करता है। तो क्या हो जाएगा, फ्लावर कल्टीवेटर, फिशरमैन, गार्डनर, पोटर। जी हाँ फिशरमैन में मैंने बताया था ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर बी फ्लावर कल्टीवेटर, फिशरमैन, गार्डनर, पोटर, ये सभी किसके अंदर आएगा? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए गलत क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कॉल सेंटर एम्प्लॉय, भाई कॉल सेंटर एम्प्लॉय कैसे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा बताइए? ये तो आपका टर्शरी में आएगा, तो ये तो आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर जी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सो अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जीडीपी, तो जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन, तो ध्यान रखिएगा जीडीपी आपने पढ़ा होगा बहुत बार। तो जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनिशियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर ऑल ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा जो जीडीपी है कोई कंट्री का वो फाइनल गुड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे बेस्ड होता है। प्लीज ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर प्रोवाइड मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैंने बताया था प्राइमरी सेक्टर है ना, ये मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि इसमें कोई भी डिग्री उग्री का जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन पास्ट ईयर में आया हुआ, मतलब इसमें से जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें अराउंड 60% क्वेश्चन ऐसे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आया है पास्ट ईयर्स में, और बाकी के 40% क्वेश्चन जो न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, और 30 नवंबर को आने वाले क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनरेगा आपका यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपका कब आया था एग्जिस्टेंस में? ये 2005 में आया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन। जी हाँ, तो क्या ये वाला चैप्टर आपको समझ में आ चुका है? कोई भी बच्चे को इस वाला चैप्टर से कोई डाउट है? आई थिंक एक क्वेश्चन गायब हो गया, क्या मैंने एक क्वेश्चन और पिकअप किया था? नहीं ये चलिए वो नेक्स्ट चैप्टर में शायद ये गलती हो गया प्यारे बच्चों, माफी चाहूंगा। प्लीज ध्यान रखिएगा कि जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये मैंने गलती से सिविक्स में डाल दिया है, बट ये वाला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसमें क्या बोला गया? कॉलम 1 में
टाइप ऑफ सेक्टर के बारे में दिया हुआ है। कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका डेफिनेशन के बारे में गिवन है। आपको क्या बोला है कि मैच करना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहले मैं पब्लिक सेक्टर बता दूं तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द एसेट होता है ना, नाम से क्लियर पब्लिक, तो ये जो मोस्ट ऑफ द एसेट होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और प्राइवेट में क्या होता है, कोई इंडिविजुअल या फिर कोई प्राइवेट कंपनी एसेट्स को हैंडल करता है। ऑर्गेनाइज के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइज यानी क्या हो जाएगा कि प्रॉपर जॉब प्रोवाइड किया जाता है इंसान को। अगर वो जैसे कि अगर मान के चलिए कि ऑर्गेनाइज के अंदर कोई पीपल को अगर 1 वीक का लीव चाहिए, हॉलीडे चाहिए, तो उसको ग्रांट किया जाता है, उसका सैलरी कट नहीं किया जाता है। बट अनऑर्गेनाइज में क्या होता है कि जो लोकल शॉप है उसमें कोई, सपोज कीजिए कोई लोकल शॉप है उसमें कोई एक वर्कर काम कर रहा है, तो अगर वो 2 दिन नहीं आएगा तो वो लोकल शॉप वाला उसका पैसा 2 दिन का काट लेगा। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है। तो आप मैच कीजिए भाई, ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 प्रोवाइड जॉब, सिक्योरिटी, पेड लीव एक्सेट्रा के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अनऑर्गेनाइज के अंदर क्या होता है, इग्नोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन। यस, इसमें कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन नहीं होता है अनऑर्गेनाइज के अंदर। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई मैंने बताया कि कोई इंडिविजुअल हैंडल करता है या फिर इसमें डेली वेजेस, इसमें यहाँ पर अगर हम लोग कोई लीव लेगा कोई वर्कर तो उसका मनी को काट लिया जाएगा। एक फिक्स जॉब सिक्योरिटी नहीं होता, अगर कभी लॉस होने लगा तो वो वर्कर को निकाल लेगा, भाई जाओ दुकान से मेरा, क्योंकि मेरा वैसे ही बिजनेस नहीं चल रहा है। तो और इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए ये कुछ भी फॉलो नहीं होता है। तो ऑप्शन देखिए ना, 1 का 4 कहाँ दिख रहा है बताइए, 1 का 4 मुझे इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ये दोनों शायद गलत हो गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, 2 का मैंने बोला 3, 2 का 3 आपको कहाँ दिख रहा है, 2 का 3 आपको इसमें दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। उसके बाद थर्ड का क्या होगा, ए होगा, तो थर्ड का ए कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी में प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई होप आपको इकोनॉमिक्स पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप कोई बच्चे को इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपने ये दोनों चीजें समझ लिया तो इससे बाहर मोस्ट प्रोबेबली आपका कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे भी आपका ऑप्शन भी है कि भाई 4 क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो चलेगा, तो आपका फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इसके बाद इकोनॉमिक्स में जरूर आएगा। तो क्या अब हम लोग चले सिविक्स की तरफ? यस सर जी चलिए ना, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मजा आ रहा है तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो क्या रेडी है? यस सर जी हम लोग रेडी है। सो देखिए प्यारे बच्चों, सिविक्स का हमारा पहला प्यारा नन्हा और छोटा और इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्या है, पावर शेयरिंग है। तो देखिए यहाँ पर पावर शेयरिंग में मैंने बताया, ये वाला क्वेश्चन मैंने गलती से ले लिया था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो श्रीलंका का गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, मेजोरिटेरियन, यानी कि जो वहां पर मेजोरिटी में थे, क्या कौन लोग थे बताइए, सिन्हालास। तो जो मेजोरिटी में लोग थे उसको क्या दे दिया गया, ज्यादा पावर दे दिया गया। पता है ना ये आपको, जो तमिल से उसको क्या किया गया था, इग्नोर किया गया था। जो बेल्जियम है उसमें क्या हुआ था, एकोमोडेशन हुआ था, ठीक है ना। फ्रेंच, डच ये सब आपने पढ़ा होगा। तो एकोमोडेशन यानी क्या हुआ कि इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दोनों डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यस बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आप लोग मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन, द श्रीलंकन गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ डैश सीरीज ऑफ डैश मेजर टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो ये मैंने बताया कि सिन्हाला को मेजोरिटी क्या दिया गया था, सिन्हाला को ज़्यादा पावर दिया गया था, क्या चीज़ का यूज करके, मेजोरिटेरियन, ठीक है ना, मेजोरिटेरियन। तो ये क्या होता है, इसके अंदर सिन्हाला मेजोरिटेरियन मेजोरिटी में थे तो उसको ज़्यादा पावर दे दिया गया। और जो तमिल्स थे, श्रीलंकन या फिर इंडियन तमिल्स, उसको क्या कर दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था। नेक्स्ट कि बेल्जियम हैज़ वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ, भाई बेल्जियम मुझे काफ़ी
अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने क्या किया, इक्वलिटी का पालन किया। ऑप्शन नंबर बी एकोमोडेशन, यानी कि जो डच फ्रेंच दोनों को क्या दिया गया, इक्वल पावर दिया गया था, तो एकोमोडेशन के अंदर आएगा। ये मुझे काफी अच्छा लगा बेल्जियम का केस, और हमें यहाँ से सीखना भी चाहिए। नेक्स्ट कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि गुड है, तो यही बोल रहा है कि वाई पावर शेयरिंग इज गुड इन डेमोक्रेसी। ठीक है ना, पावर शेयरिंग क्या होता है कि हम लोग 2 गवर्नमेंट है, 3 गवर्नमेंट है, वो सभी के बीच में क्या करें, इक्वल पावर को शेयर करें। तो आपने पढ़ा होगा प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन, आपको 2 रीजन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इज नॉट वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इससे पिछला साल क्या होता था ना प्यारे बच्चों, कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता था 5 मार्क्स का, कि भाई एक्सप्लेन द 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बट अब क्या आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि अब आपके लिए एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये दोनों आपका फॉर्म्स होता है। डिवीजन ऑफ पावर एमंग सोशल ग्रुप ये भी फॉर्म होता है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल ये आपका फॉर्म नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल ये कोई भी फॉर्म पावर शेयरिंग का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों ये था हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो बिना लेट किए हम लोग चैप्टर नंबर 2 सिविक्स की तरफ चलते हैं। सो चैप्टर 2 का नाम क्या है बताइए, फेडरलिज्म। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर फेडरलिज्म से सीधा हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या बोला है कि विच ग्रुप ऑफ कंट्री फॉलो यूनिटरी सिस्टम। पास्ट ईयर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के अंदर आता है। तो एक आपका यूनिटरी सिस्टम होता है, एक आपका होता है फेडरल सिस्टम। तो यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पूरे कंट्री के अंदर एक ही गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो रूल करता है। जैसे कि श्रीलंका हो गया, जी हाँ श्रीलंका आपका यूनिटरी सिस्टम के अंदर आता है, क्योंकि आपको पता होगा सिन्हालास को ही सब कुछ दे दिया गया था, बाकी तमिल्स को कुछ नहीं दिया गया था। उसके बाद इंडिया की मैं बात कर लूं तो इंडिया आपका फेडरल सिस्टम के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल में अदर गवर्नमेंट है, स्टेट में अदर गवर्नमेंट है, यूटी में अदर गवर्नमेंट है, तो ये क्या हो गया, इंडिया फेडरल सिस्टम के अंदर आता है। तब ऑप्शन देखिए, ए में आपका इंडिया गलत हो गया, उसके बाद देखिए कहाँ गया, डी में इंडिया, तो ये भी गलत हो गया। तो भाई अपने कंट्री से ही हमने 2 ऑप्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो कितना इजी हो गया। अब मैंने क्या बताया कि श्रीलंका आपका किस में आता है, यूनिटरी सिस्टम के अंदर आता है। श्रीलंका आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो लगाइए ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, यूनिटरी सिस्टम के अंदर आता है। चाइना में भी यही होता है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी कि यूएई में भी यही होता है। सर जी यूएई वही वाला है क्या, जहां पर आईपीएल और वर्ल्ड कप होता है, जी जी वही वाला यूएई। तो ये सभी कहां आता है, यूनिटरी सिस्टम के अंदर आता है। नेक्स्ट कि इन फेडरलिज्म पावर इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड, तो मैंने बताया था फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, देखिए कि जो पावर है ना वो सारा लोगों के बीच में डिवाइड होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सब जगह डिवाइड होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बोथ, मतलब यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट्स दोनों के बीच में पावर डिवाइड होता है, वो हमारा फेडरलिज्म के अंदर आता है। क्या आप लोग लाइव चैट में सही ऑप्शन लिख रहे हैं ना, कुछ कुछ बच्चे गलत भी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग सही लिखिए प्यारे बच्चों, फिर आप लोग मैच कीजिए, कम से कम लिखिए तो सही, अगर लिखिएगा ही नहीं तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द, तो आपको ने 3 या फिर 4 लिस्ट पढ़ा होगा, मेनली 3 पढ़ा होगा। क्या होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, स्टेट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, कंकरेंट जो दोनों गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि डिफेंस आ गया, बैंकिंग आ गया। स्टेट लिस्ट के हाथ मतलब क्या एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टेट लिस्ट का, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा। ये किसके अंदर आता है, ये आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। कंकरेंट लिस्ट जो दोनों के हाथ में रहता है वो क्या होगा बताइए, जैसे
जैसे कि आपका मैरिज हो गया, या फिर आपका मैं बोल लूँ तो मैरिज तो आपका आ ही जाएगा, एजुकेशन भी आ जाएगा। तो ये सभी कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, ये सभी आपका आ जाएगा कंकरेंट लिस्ट में। क्या ये बात आपको पता था? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ये सभी कंकरेंट लिस्ट में आता है। और इसके बाद क्या हो गया, रेसिडुअरी पावर। देखिए एक लिस्ट और होता है, क्या होता है कि यहाँ पर जो तीनों के अंदर नहीं आता, ना ही यूनियन, ना ही स्टेट, ना ही कंकरेंट, तो वो हमारा रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर आता है। जैसे कि आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, तो ये सब कहाँ आता है, रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर आता है। तो क्या बोल रहा है कि बोथ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट। मैंने बताया कंकरेंट लिस्ट जैसे कि मैरिज, एजुकेशन, ये दोनों के हाथ में रहता है। नेक्स्ट क्या हो गया, ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करने के लिए बोला जा रहा है। तो भाई कीजिए ना, क्या कॉलम 1 बताइए, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या होता है, हिंदी होता है, तभी तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, हिंदी होता है। आपका मदर टंग लैंग्वेज क्या होता है, वो डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट होता है, बट नॉर्मली बच्चे हिंदी बोल देते हैं। बट ध्यान रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या होता है, हिंदी होता है। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज नॉट हिंदी। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, कभी यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज लिखे तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, इसको इंडिया का ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए। उसके बाद देखिए 1 का 3 कहाँ दिख रहा है, 1 का 2 गलत हो गया, 1 का 3 देखिए ध्यान रखिएगा, 1 का 2 ये तो गलत हो गया, 1 का 3 अभी के लिए सही है। उसके बाद देखिए, अरे कहाँ गया मेरा बरस, उसके बाद 1 का 3 ये सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या, 1 का 4 दिखा रहा गलत है, 1 का 4 ये भी गलत है। तो भाई एक ऑप्शन है, तो हमने क्या किया, कॉलम 1 को कॉलम 2 में मैच किया, एक ही मैच किया और क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो क्या बात क्लियर है, ये सर जी क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इन 1992 इन इंडिया। पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आपका 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना था, उसमें ये फोकस किया गया था कि जो आपका थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी है उसको पावरफुल एंड इफेक्टिव बनाया जाए। क्योंकि देखिए जो फर्स्ट या फिर सेकंड टायर है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पावरफुल होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि पता होगा फर्स्ट टायर कॉलेज जैसे कि आईआईटीज हो गया, ये सब कहाँ आता है, फर्स्ट टायर कॉलेज के अंदर आता है। तो इसी तरह जो थर्ड टायर कॉलेज होता है ना, उसको क्या बोला गया कि मोस्ट आप कॉलेज नहीं, माफी चाहूंगा, थर्ड टायर डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा पावरफुल एंड इफेक्टिव बनाया जाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या था, कंप्लीट सिविक्स था, जो कि मैंने करवा दिया। तो सिविक्स में इससे बाहर लगभग आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ऑप्शन है ना, तो अगर इन केस गलती से एक क्वेश्चन बाहर से आ भी गया तो कोई बात नहीं, ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था हमारा सिविक्स। क्या अब हम लोग जियोग्राफी की तरफ चले, ये सर जी चलिए ना, हम लोग रेडी है। सो देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा जियोग्राफी का पहला चैप्टर। बट मैं इस वाले चैप्टर में जाऊं उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो प्यारे बच्चों हमारा जियोग्राफी का जो चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं वो रिन्यूएबल के अंदर आता है, जो खत्म हो जाएगा बार बार यूज नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूएबल के अंदर आता है। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट को भी यूज कर सकते हैं, बट जो मेटल है ना ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि चूज द करेक्टली मैच पेयर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। यानी कि आपको बोला गया है, जैसे कि आपको पता होगा कि रिसोर्सेज को आपके सिलेबस के अनुसार 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो देखिए ओरिजिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज को क्या इंडिविजुअल
इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल में डिवाइड किया गया। भाई ये कोई लॉजिक ही नहीं लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड ए बायोटिक में डिवाइड किया गया, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ इन एग्जॉस्टिबिलिटी रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल, यस ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि कौन खत्म हो सकता है, कौन खत्म नहीं हो सकता, वो उसमें हमें जो रिसोर्सेज है उसको रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल में डिवाइड किया है हमने, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के लाइन से पिकअप किया गया है। मजा तो आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो भाई जल्दी दबा के लाइक कीजिए और जरूर लाइव चैट में अपना करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। तो क्या बोल रहा है कि रिसोर्सेज आर डैश एक्सेसिबल, डैश फिजिबल एंड डैश एक्सेप्टेबल, ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। यानी क्या हो गया, कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरली, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। प्लीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से मैच द फ्लोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जहां तक मुझे याद है 2020 में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन सोशल साइंस में पूछे गए थे उसमें अराउंड 20 to 25% क्वेश्चन मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन टाइप इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू पूछे गए थे। इसलिए मैंने बोला कि हमें एक्सपीरियंस है, इसलिए हम लोग इतना एफर्ट से आपके लिए कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बच्चे को सीबीएसई का लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड थोड़ी पता है, क्योंकि बच्चों का पहला साल होता है ना ये 10th बोर्ड, इसलिए बच्चे को नहीं पता। बट हमारा तो रिपीटेडली 10th आता जाता है, हम बच्चे को ईयर बाय ईयर गाइड करते जाते हैं, इसलिए हमें एक्सपीरियंस है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कुछ कुछ कंट्री में आप लोग पढ़िए कि रिसोर्सेज, कुछ कुछ कंट्री में जो रिसोर्सेज है वो कुछ कुछ इंडिया के स्टेट में, ठीक है ना, कुछ कुछ इंडिया के स्टेट में जो रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट है और कुछ कुछ उसी स्टेट में ऐसे रिसोर्सेज है जो सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर यही बोला गया कि कॉलम 1 में रीजन है, कॉलम 2 में फीचर से आपको बताना है कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन से जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो झारखंड में स्टेट रीजन में क्या, झारखंड में भी झारखंड का रहने वाला हूँ, तो झारखंड का नेम से क्लियर होता है, झारखंड वासी को पता ही होगा कि यहाँ पर झारखंड में कोयला का कोई भी कमी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कोयल डिपोजिट्स, तो यानी कि ए का क्या होगा, 3 होगा। कौन सा ऑप्शन चमका, ए का 2 गलत, ए का 4 गलत, ए का 2 गलत, यानी कि भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए का 3 होता है। बट अगर आपको जानना है तो राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत है, लद्दाख में आपका डिफिशिएंट इन वाटर रिसोर्सेज, अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा, एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। राजस्थान में सोलर एनर्जी, भाई ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा है ना कि राजस्थान में धूप ही धूप रहता है, पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज एजेंडा 21 मीन इन योर चैप्टर, ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो एजेंडा जो 21 है ना वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है। सस्टेनेबल रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि हम लोग प्रेजेंट रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करें, बट फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रेजेंट रिसोर्सेज को क्या करें, सेव करते हुए भी चले। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी देखिए, इट इज अ नॉन बाइंडिंग वॉलंटरली इम्प्लीमेंटेड एक्शन ऑफ द यूएन विथ रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने बताया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन कोज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, तो पंजाब में जो ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज था, तो ये सब क्या था, जो लैंड डिग्रेडेशन का एक सबसे बड़ा कोज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन, यस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर नंबर 4 जियोग्राफी का जो है, क्योंकि 2 तो आपका है ही नहीं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये आपका डिलीट है। चैप्टर 3 वाइल्ड लाइफ
सॉरी वाटर रिसोर्सेज, इससे बस आपका मैप क्वेश्चन आएगा, उसको लेकर भी आज ही वीडियो आ रहा है। तो क्या करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ना, तभी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मैप वाला भी वीडियो आ रहा है, इस वीडियो में मैंने मैप कवर नहीं किया है। तो चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, ध्यान रखिएगा। अभी तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन पिकअप किया है एग्रीकल्चर से, बट इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रिमेंबरिंग टाइप, जो आपको याद रखना है। बट फिलहाल जो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था इस चैप्टर से, वो मैं आपको करा देता हूं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये वापस से हमारा पिछला वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। माफी चाहूंगा, यहाँ पर मैंने नहीं पिकअप किया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया कि डैश सॉइल इज ऑल्सो नोन एज डैश सॉइल। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बोला गया कि कौन सा सोल जो कौन सा सॉइल है वो हमारा वो सॉइल कहलाता है, यानी कि एक सॉइल का दो नेम आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी देखिएगा ना, तो ब्लैक सॉइल या फिर रेगड सॉइल, ये दोनों एक ही नाम है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब हमारा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन कि नेम द फार्मिंग डेट इज ऑल्सो नोन एज स्लेश एंड बर्न ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि क्या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो आपने ये पढ़ा होगा काटते जलाते, तो ये कौन सा एग्रीकल्चर के अंदर आता है, तो ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों ये वाला आपको पता था? अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखिए इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा नहीं है, आई थिंक, हाँ लिखा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मुझे ध्यान में एक क्वेश्चन और पास्ट ईयर में आया हुआ है, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, यानी कि सिंगल क्रॉप को हम लोग लार्जर एरिया में ग्रो करते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है कि सिंगल क्रॉप को एक लार्ज एरिया में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है कि इन कमर्शियल फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्जर एरिया, आइडेंटिफाई कि विच स्टेट द फ्लोइंग क्रॉप्स मेनली बिलोंग टू। तो मैंने बताया कि ये प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर आता है, जहां पर सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में उगाया जाता है। बट आपको बोला जा रहा है कि शुगर केन, टी, रबर और कॉफी, और यहाँ पर 4 स्टेट का नाम है। तो आपको बताना है कि ये कौन कौन सा क्रॉप कौन कौन से स्टेट में लार्ज एरिया में उगाया जाता है। तो जल्दी बताइए बताइए बताइए, पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। अब देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो शुगर केन है ना प्यारे बच्चों, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। तो ए का 3 कौन सा दिख रहा है भाई, एक ही ऑप्शन है, ए का 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो टी है वो आसाम में, जो रबड़ है वो केरला में, कॉफी है वो कर्नाटका में, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। तो आपको पता होना चाहिए कि सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में जो खरीफ क्रॉप है ना, ये सबसे ज्यादा ये मतलब उगाया जाता है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चन है। बताइए इसमें क्या समझा, बताइए कि सितंबर और अक्टूबर क्या होता है, नहीं ना, तो ये बात का ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, सी खरीफ क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट की वापस से मैच द फ्लोइंग टाइप क्वेश्चन आ गया। सर कितना मैच द फ्लोइंग टाइप क्वेश्चन करवाइएगा? अरे मैच द फ्लोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इतना सीबीएसई देता ही है, तो हम क्या करें, हमें करवाना पड़ेगा ना, अदरवाइज आप लोग बोलिएगा कि सर मैच द फ्लोइंग तो आया ही नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे कोई भी एक्सक्यूज दे। तो क्या बोला है कि रबी क्रॉप, यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। तो रबी क्रॉप क्या होता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मंथ में उगाया जाता है। और मैंने बताया कि जो खरीफ क्रॉप है ये सितंबर से अक्टूबर के मंथ में उगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1 का 3 क्या हो जाएगा, और 2 का 4। तो क्या 1 का मतलब ए का 2, बी का 4, ऑप्शन ए में दिख रहा है, और कहीं है क्या, और तो कहीं है ही नहीं, यानी क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ए का 2, बी का 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या इसके आगे में कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, बस इतना ही है। तो यहाँ पर हमारा जियोग्राफी भी कंप्लीट होता है। तो क्या मजा आ रहा है ना, हमने अराउंड 42 मिनट्स में जियोग्राफी
ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर दिया है और हमारा ऑलरेडी इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स कंप्लीट हो चुका है। तो क्या अब हम लोग हिस्ट्री की तरफ चले? यस सर जी, हिस्ट्री के तरफ चलिए। तो आर यू रेडी गाइस? यस सर जी, आई एम रेडी, वी आर रेडी। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग लास्ट चैप्टर की तरफ पहुंच चुके हैं। तो यस सर जी, हमने कर दिया। दोस्तों हिस्ट्री का हमारा चैप्टर है और एक ही चैप्टर है और उसका नाम क्या है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो ये वाला चैप्टर वैसे भी मैंने करवा दिया है 2 पार्ट में, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बट वापस जैसा कि मैंने बताया कि 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चन मुझे करवाना है क्योंकि 40 मार्क्स का आपका पेपर है और वैसा क्वेश्चन जो आपको 30 नवंबर के पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए ये चैप्टर से मैंने अराउंड 8 क्वेश्चन को पिकअप किया है। तो वापस से पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का ये रहा आपकी स्क्रीन में, 1000 का क्वेश्चन। क्या है बताइए इसमें कि व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। तो फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग बनाया था उसका मेन थीम क्या था? तो ये जो फ्रेडरिक सोरियो ना, वो जो उनका जो पेंटिंग था वो डेमोक्रेसी को क्या कर रहा था? रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यही उनका फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग का मेन थीम था। मेन जो मतलब उन्होंने जो सोच के बनाया था वो डेमोक्रेसी को सोच के बनाया था। नेक्स्ट कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ क्वालिटी ऑफ नेपोलियनिक सिविल कोड। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए 10,000 के लिए है और कोई भी लाइफलाइन नहीं है, एक ही लाइफलाइन है, वो है एक्सपर्ट और वो मैं हूं। तो लाइफलाइन लेना है तो ले लीजिए। तो इसमें क्या बोला गया कि कौन सा? इसमें नेपोलियन सिविल कोड जो कि 1804 का है, तो वो उसका क्वालिटी नहीं है। तो अगर ऑप्शन सी देखिएगा, राइट टू वोट फॉर ऑल, ये आपका नेपोलियन सिविल कोड का क्वालिटी नहीं है। तो यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कितने 1000 के लिए? 50,000 के लिए ये रहा, व्हाट डज द आइडिया ऑफ ले पैट्रिया मीन। तो क्या होगा बताइए? ले पैट्रिया, ले सिटियन आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए। ले पैट्रिया यानी कि द फादरलैंड, ले सिटियन यानी कि द सिटीजन। तो क्या हो जाएगा? फिलहाल ले पैट्रिया मतलब द फादरलैंड यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 लाख के लिए कि व्हाट डिड कंजर्वेटिव फोकस ऑन एट द कांग्रेस ऑफ वियना, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी कि जो कंजर्वेटिव है वो कांग्रेस ऑफ वियना के टाइम में क्या, कांग्रेस ऑफ वियना में वो क्या किए थे? तो प्यारे बच्चों उन्होंने क्या किया था कि जो यूरोप है उसको पीस एंड स्टेबिलिटी रीस्टैब्लिश करने का ट्राई किया था। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टू रीस्टैब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कि हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया लास्ट 5 साल में। क्या होगा बताइए? हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन जब 2018 में आया था ना, तो उस टाइम ये वाला क्वेश्चन सिंगल वर्ड में आया था। तो उस टाइम अगर बच्चे को याद नहीं होगा कि भाई कौन थे, तो भाई उसको तो दिमाग ऊपर से टपके नहीं। बट MCQ में क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि भाई ये 4 में से एक ही होगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है MCQ क्वेश्चन का कि आपको ऑलरेडी 4 ऑप्शन दिया हो, उसमें से एक होगा। यानी कि ये वाला चीज तो गया कि अरे भाई भूल गए, याद नहीं आ रहा है। भाई याद नहीं भी आ रहा होगा ना, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। तो ये फायदा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? विक्टर इमैनुअल 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ गायब हो गया? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया? ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फ्लोइंग डिड नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये 30 लाख का क्वेश्चन है, 25 लाख, चलिए 25 लाख का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है? कौन किन्होंने कोई भी रोल प्ले नहीं किया था इटली को यूनाइट करने के लिए। तो यहाँ पर जो नेपोलियन है वो 1804 में ही इनका रोल था, उसके बाद इनका कोई रोल है नहीं एज सच। तो क्या हो जाएगा? नेपोलियन का कोई भी रोल यूनिफिकेशन ऑफ इटली में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन कितना का है? 50 लाख का है। इसमें क्या है कि हाउ व्हाट डू यू नो अबाउट गुस्सीपी मैजिनी। तो गुस्सीपी मैजिनी क्या था बताइए? एक आपका इटालियन रिवोल्यूशनरी था। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ही वाज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी। ध्यान रखिएगा ये बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा 1 करोड़ के लिए कि विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर
ईयर का मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो जो आपका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये आपका ग्रीस को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन ऑर्गेनाइज किया था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका करेक्ट था तो आप लोग 1 करोड़ जीत चुके हैं। सर क्या 7 करोड़ का क्वेश्चन आएगा? जी 7 करोड़ का क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले क्या? यस सर जी, 7 करोड़ के क्वेश्चन की तरफ चलिए। सो दोस्तों ये रहा, कहाँ गायब हो जाता है मेरा बार बार पीडीएफ, ये रहा हमारा होमवर्क क्वेश्चन, हम सभी का होमवर्क क्वेश्चन, यानी कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन कितना का है? 7 करोड़ का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिया। अरे भाई मैंने पूरा सोशल साइंस पढ़ाया है, 2 क्वेश्चन होमवर्क नहीं दूंगा क्या? नहीं सर 1 देते थे पहले। नहीं वो पहले था, अब 2 दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, यानी कि ओरिजिन की बेसिस पे रिसोर्सेज को किसमें क्लासिफाई किया गया, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर, जो कि मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया है। फिशिंग, मेकिंग ऑफ शुगर, माइनिंग, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, कौन सा होगा? ये दोनों का आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चा बताएगा वो क्या हो जाएगा, 7 करोड़ का विजेता हो जाएगा। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा पूरा सोशल साइंस मैंने सिंगल शॉट में कवर कर दिया है। 50 मिनट्स के अराउंड में, 50 मिनट से कमी में मैंने पूरा कवर कर दिया है। और मैंने क्या किया है कि सभी चैप्टर से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, जो आपको आपके 30 नवंबर वाले पेपर में देखने को मिलने वाला है, वो मैंने करवा दिया। अगर आप लोग सेम टू सेम इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन और भी नेक्स्ट 40 क्वेश्चन चाहते हैं कि सर और कुछ हमें और भी मोस्ट एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चन इसी तरह आप लोग करवा दीजिए चैप्टर वाइज 1 शॉट में, तो अगर आप लोग बोलिएगा, बच्चे लोग बोलेंगे, तो मैं डेफिनेटली करवा दूंगा। क्योंकि हमारा चैनल आपके जो डिमांड है उस पर चलता है। जो आप लोग जैसे ही बोलेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप लोग क्या हो गए, एक स्टेप आप फॉरवर्ड आ गए 40 आउट ऑफ 40 30 नवंबर को स्कोर करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि ये वीडियो एकदम टाइम प्रिसाइज, टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है ना, आपको मैथ साइंस भी पढ़ना है, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए एकदम बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए भाई कि मैं पूरा सोशल साइंस अगर मैं 4 घंटे में भी चाहता तो करवा सकता था। तो मैंने 3 घंटा का वीडियो आपको विद इन 50 मिनट्स में करके दिया ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। और हमारे एफर्ट के लिए अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो डेफिनेटली क्या कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि पूरा का पूरा 2 दिन का एफर्ट था ये वीडियो में, क्योंकि हमने पूरा सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से आपके लिए एकदम जो मोस्ट प्रिसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया विद कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा 1 शॉट ऑफ सोशल साइंस वाला वीडियो। तो आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दबाकर लाइक करना है, प्लीज शेयर कीजिए। क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आप लोग क्लास 10th में अगर अभी से ही अगर आप लोग दूसरों की हेल्प करना सीख गए तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती। इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपका 100% मार्क्स आए, दैट्स इट। उसके अलावा आपको ये मतलब नहीं भाई किसी का क्या आने दो, जिसका जो आ रहा है, आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए कि यस आपका 100% मार्क्स आ जाए, बस दैट्स इट, यही रहना चाहिए। और क्या फोकस होना चाहिए बताइए। तो ये फोकस के साथ आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस पीडीएफ इस जो मैंने बताया इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा मैथ साइंस, मैथ सोशल साइंस का कुछ और हॉट क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। तो वो सभी कुछ आ रहा है, आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए। तो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।